हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 23 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, डब्ल्यूएचओ सेट्स स्टेज फॉर बूस्टर, प्रायोरिटाइज हाई रिस्क ग्रुप्स। अब डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि बूस्टर डोजेस को अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है तो वो एविडेंस ड्रिवन होना चाहिए। एविडेंस ड्रिवन का मतलब ये है कि ऐसे एविडेंसेस होने चाहिए कि बूस्टर डोज लेने से यहाँ पर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, इम्यूनिटी ज़्यादा आ रही है। दूसरी बात, सिर्फ यहाँ पर उन्हीं पॉपुलेशन को देना चाहिए, टारगेटेड पॉपुलेशन को देना चाहिए जिनको ज़्यादा रिस्क है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन को, या तो फिर यहाँ पर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को। तो इन अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड वेडनेसडे दैट इंट्रोडक्शन ऑफ बूस्टर डोजेस शुड बी फॉर्मली एविडेंस ड्रिवन एंड टारगेटेड एट पॉपुलेशन ग्रुप्स एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ सीरियस डिजीजेज एंड फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। अब ये इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इंडिया है वो डब्ल्यूएचओ जो भी रिकमेंडेशन देता है डब्ल्यूएचओ, इंडिया उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग इंडिया के डिसीजंस भी इम्पैक्ट होते हैं। तो इंटरिम स्टेटमेंट ऑन द बूस्टर हैज सिग्निफिकेंट implications फर्स्ट बिकॉज इंडिया क्लोजली फॉलोज द रिकमेंडेशंस ऑफ द डब्ल्यूएचओ। सेकंड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्रोब इनटू अयोध्या लैंड डील्स लिंक टू ऑफिशियल्स। तो जब यहाँ पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रिगार्डिंग द अयोध्या, तो उसके बाद ये देखा गया रिलेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बॉट लैंड पार्सल्स इन अयोध्या आफ्टर द November 9, 2019 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्लियरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राम टेम्पल इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ऐसा इसीलिए देखा गया क्योंकि जब यहाँ पर वर्डिक्ट आया तो उसके बाद सबको लगने लगा कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट के प्राइसेस है वो बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से स्पेकुलेटिव प्राइसिंग होने लगी और यहाँ पर आसपास जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने लैंड लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट थी वो इन ट्रांजैक्शंस को रोक सकती थी। तो द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू स्टॉप सच रजिस्ट्रेशंस, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी पता था कि इतना बड़ा जजमेंट आया है तो उसके बाद यहाँ पर स्पेकुलेटिव प्राइसिंग होगी रियल एस्टेट के चलते। सबको लगेगा यहाँ पर रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर स्पेकुलेटिव प्राइसिंग होगी। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इस पर रोक लगा सकती थी। तो गवर्नमेंट कैन फ्रीज रजिस्ट्रेशंस इन द एरिया सराउंडिंग द प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट स्पेकुलेटिव प्राइसिंग। हेड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वांटेड दे कुड हैव स्टॉप्ड सच डील्स, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन जब से ये लैंड डील्स के बारे में पता चला है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रोब होगी ये जो भी लैंड डील्स हुई हैं आसपास यहाँ पर। तो आज बिफोर द यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट ऑन हाउ एमएलएज, मेयर्स एंड रिलेटिव्स ऑफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स एक्वायर्ड लैंड विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द प्रपोज्ड राम टेम्पल साइट इन अयोध्या। तो आसपास के 5 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लैंड डील्स की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऑपोजिशन रेस्ट अप द प्रेशर डिमांडिंग एन इन्वेस्टिगेशन। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो ओनली फुली वैक्सीनेटेड टू बी अलाउड इन मॉल्स बैंक्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। ट्रस्ट द वैक्सीन बट ट्रस्ट योर मास्क इवन मोर। तो बस यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कोविड के चलते यहाँ पर जो क्रिसमस और न्यू ईयर गैदरिंग्स है वो नहीं अलाउ की जाएंगी। पोल रिफॉर्म्स बिल विल मेक इलेक्टोरल रोल्स क्लीन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो पहला तो ये रिफॉर्म किया गया है, जो आधार है उसको यहाँ पर लिंक किया जाएगा टू द वोटर आईडी कार्ड। बाकी यहाँ पर दूसरे रिफॉर्म की बात हुई है कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। तो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पास्ड इन राज्यसभा ऑन ट्यूसडे विल हेल्प मेक द इलेक्टोरल रोल वेरी क्लीन। अब यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यही कहना है कि इस रिफॉर्म के बाद जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे और यहाँ पर जो डुप्लिसिटी होती थी वो खत्म हो जाएगी। तो बिल ही सेड इनेबल्स लिंकिंग ऑफ आधार इलेक्टोरल रोल डेटा विद द आधार इकोसिस्टम। अब यहाँ पर एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा जगह लिस्ट होता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जगह वोट भी देता था। अगर 2-3 जगह उसका नाम है तो वो दोनों तीनों जगह जाकर वोट दे सकता है। तो अब एक बार जब लिंकेज हो जाएगी तो ये जो डुप्लिसिटी है ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो सो दैट विल हेल्प अस इन एलिमिनेटिंग डबल वोटर्स, डबल नेम्स ऑफ द सेम पर्सन इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, असर्टिंग दैट नो नेम विल बी डिलीटेड। अब यहाँ पर कुछ का ये भी कंसर्न है कि जब यहाँ पर आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाएगा वोटर आईडी कार्ड से, तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनसे वोटर आईडी कार्ड ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्लियरली बोला है, सपोज यू आर अ वोटर एट 2 प्लेसेस एंड वी कम टू नो दैट। तो सपोज पता भी चल जाता है कि आप यहाँ पर 2 जगह वोटर हो, तो नेचुरल प्रोसेस में आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कहाँ पर अपनी वोटिंग आईडी कार्ड चाहते हो। तो आई शुड आस्क यू वेदर यू वुड लाइक टू बी अ वोटर इन पणजी और एट द अदर प्लेस। तो पूछा जाएगा कि आप कौन से प्लेस पे यहाँ पर वोटर रहना चाहते हो। सो सेफ गार्ड्स आर देयर, ऐसे किसी से भी उनका वोटिंग राइट नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों के वोटिंग राइट को प्रिजर्व करने के लिए भी सेफ गार्ड्स हैं। चंद्रा ऑल्सो सेड दैट इन द अपकमिंग इलेक्शंस, अब अपकमिंग इलेक्शंस में यहाँ पर देखा गया कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एमएलए एमपी हैं जिनके यहाँ पर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं। तो उससे डील करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपकमिंग इलेक्शंस के लिए उनको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने ऐसे यहाँ पर इंसान को खड़ा किया है जिसके ऊपर क्रिमिनल अभी केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर उनको एक रीज़न देना पड़ेगा कि उन्होंने इनको ही क्यों खड़ा किया, सो दैट द पब्लिक इज़ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स। इसके अलावा किसी भी
यहाँ पर कैंडिडेट के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है तो लगभग 3 बार यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। तो रिकॉर्ड ऑफ ए कैंडिडेट्स क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स विल हैव टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड टीवी एटलीस्ट थ्राइस, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है इसके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। एंड पार्टीज विल हैव टू पब्लिश देम ऑन देयर वेबसाइट्स एज वेल। इसके अलावा जो पार्टीज है उनको यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करना पड़ेगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल चार्जेस अभी हैं। दे विल हैव टू गिव रीजन फॉर चूजिंग अ पर्सन। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्टीज हैं उनको यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा कि उन्होंने इस पर्सन को ही क्यों चूज किया जिसके ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, एंड वाई दे कुड नॉट फाइंड अ क्लीन कैंडिडेट, और वो यहाँ पर क्यों क्लीन कैंडिडेट को फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि इस पर्सन में ऐसा स्पेसिफिक क्या है कि इसी पर्सन को क्यों सेलेक्ट किया गया जब इसके ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल चार्जेस भी हैं, सो दैट देयर इज अ फुल नॉलेज अबाउट द कैंडिडेट। तो इससे यहाँ पर लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैंडिडेट है जिसके यहाँ पर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है। इसके अलावा यहाँ पर पार्टी को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले इंसान को ही यहाँ पर टिकट दे रही हैं। अल्टीमेटली लास्ट डिसीजन तो यहाँ पर फिर वोटर का ही है कि वो किसको चूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर वेब कास्टिंग की बात की गई है, जहाँ पर भी वोटिंग होगी वहाँ पे वेब कास्टिंग होगा। तो देयर विल बी अ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पोलिंग स्टेशंस दैट विल इंश्योर बूथ्स विल बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल, क्यू मैनेजमेंट कैन बी डन थ्रू। तो यहाँ पर इम्पार्शियल वोटिंग के लिए वेब कास्टिंग भी होगा ताकि यहाँ पर रेगिंग ना हो सके। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या प्रोडक्टिविटी रही, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन, तो बेसिकली यहाँ पर इंजेक्शंस लिए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो एग का प्रोडक्शन हो वो ओवरीज में ज़्यादा बढ़ सके, तो उसको बोलते हैं ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन। लेकिन ये कभी कभी इससे डेथ भी हो सकती है, जिसके लिए यहाँ पर बोला गया ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन इज अ किलर डिजीज। आगे चलते हैं। इन अ फर्स्ट CRPF पुट्स विमेन ऑन VIP डिटेल। अब यहाँ पर जो VIP सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें CRPF ने एक कंटिजेंट तैयार किया है जिसमें जो विमेन है वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड द गांधी फैमिली विल नाउ बी प्रोटेक्टेड बाय वुमेन कमांडोज ऑफ द CRPF अपार्ट फ्रॉम द मेल कंटिजेंट प्रोवाइडेड टू देम फॉर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर विमेन कमांडोज भी होंगी। इससे पहले 2012 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि यहाँ पर प्रीमियम काउंटर टेरर फोर्स है, उन्होंने भी यहाँ पर एक फीमेल कंटिजेंट को प्रिपेयर किया था। हैड सिमिलरली रेज्ड 25 मेंबर फीमेल कंटिजेंट फॉर द VIP सिक्योरिटी। आगे चलते हैं। वाइल द रूल्स फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी CAA के रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट के डेटा से ये पता चलता है जो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी यहाँ पर सिटीजनशिप दी गई इंडिया की सिंस 2018 वर मिनॉरिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। और यहाँ पर ज़्यादातर जो सिटीजनशिप दी गई वो यहाँ पर दी गई हिंदू, सिख्स, जैन एंड क्रिश्चियन फेथ्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो लगभग 8,244 लोगों ने यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था फ्रॉम हिंदू, सिक्स, जैन्स एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी, जिसमें से यहाँ पर 3,117 लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट की गई है। जो CAA है वो बात करता है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो इन तीनों कंट्री से आए हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, तो यहाँ पर उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो CAA विच ग्रांट्स सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू द हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान वॉज पास बाई पार्लियामेंट इन December 2019। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। इसको लेकर अभी रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। और बाकी एक और फैक्ट है कि इंडिया के पास कोई भी यहाँ पर रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। तो इंडिया डज नॉट हैव अ रेफ्यूजी पॉलिसी। तो हमारे पास बाकी जो एक्ट्स हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर रेफ्यूजी को गवर्न किया जाता है। तो ऑल फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडिंग रेफ्यूज सीकर्स आर गवर्न बाय द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड द पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। आगे चलते हैं। अब इसका कुछ नाम नहीं है इस स्कीम का आंध्र प्रदेश का, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होती। तो आंध्रा लॉन्चेस वन टाइम पेमेंट स्कीम फॉर पुअर विद आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट हाउसिंग लोन्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो लोन है उसका वेवर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अंडर द प्रोग्राम द स्टेट गवर्नमेंट विल बी वेविंग ऑफ आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन्स वर्थ ₹10,000 करोड़ ऑफ 40 लाख बेनिफिशियरीज। लेकिन इसका कुछ नाम नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं। इंडियन डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर। अब ये जो राइटिंग विद फायर है ये ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में जा चुकी है। अब ये किससे डील करती है? तो राइटिंग विद फायर हाईलाइट्स खबर लहरिया। अब ये जो खबर लहरिया है इंडियाज ओनली एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रूरल न्यूज़पेपर रन बाय दलित वुमेन सिंस 2002। तो इंडियाज का ओनली एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रूरल न्यूज़पेपर जो कि यहाँ पर दलित वुमेन रन करती है, 2002 से आज तक रन कर रही हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जो कि यहाँ पर ऑस्कर ने शॉर्टलिस्ट कर ली है। तो खबर लहरिया ये आपको पता होना चाहिए। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर म्यांमार गए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 10 लाख डोजेज यहाँ पर म्यांमार को दी हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष वर्धन श्रृंगला ऑन वेंसडे हैंडेड ओवर 10 लाख डोजेज ऑफ मेड इन इंडिया वैक्सीन्स टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी। आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे था मिसिंग डिबेट। अब इसमें यह है कि आधार को जब इलेक्टोरल रूल से यहाँ पर लिंक किया जा रहा है तो उसकी वजह से कुछ लोगों का यहाँ पर वोटिंग राइट ले लिया जाएगा, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन चॉपी वाटर्स, अब यहाँ पर जो फिशरमैन थे
वो यहाँ पर श्रीलंका के वाटर्स में चले गए होंगे, फिर वहाँ पर श्रीलंका की नेवी ने उनको यहाँ पर पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया। तो श्रीलंकन नेवी हैज़ डिटेन 68 इंडियन फिशरमैन एंड सीज 21 ट्रॉलर्स ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट ओवर द लास्ट फ्यू डेज। तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर श्रीलंकन की नेवी ने 68 इंडियन फिशरमैन को यहाँ पर डिटेन कर लिया, बाकी उनके ट्रॉलर्स को भी यहाँ पर सीज कर लिया है। तो यहाँ पर यही बात की गई है, जो सेंटर है उसको यहाँ पर श्रीलंका से बात करनी चाहिए। जहाँ पर हम श्रीलंका की इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पर श्रीलंका ऐसे एक्शंस लेता है। कोलंबो हैज़ बीन एक्यूजिंग इंडियन फिशरमैन ऑफ पोचिंग इन इट्स वाटर। अब श्रीलंका का यही कहना है, जो हमारे फिशरमैन है वो उनको वाटर्स में जाकर यहाँ पर फिशिंग करते हैं। एंड इट्स नेवी हैज़ बीन प्रोएक्टिव इन अरेस्टिंग इंडियन फिशरमैन। बाकी यहाँ पर श्रीलंका की जो नेवी है वो यहाँ पर इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है। आई थिंक उनको एक बार वार्न तो करना चाहिए कि आप वापस जाओ, ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर डिटेन नहीं करना चाहिए। द क्रक्स ऑफ द मैटर सीम्स टू बी ओवर कैपेसिटी। अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी हो गई, क्योंकि जब सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका में तो श्रीलंका ने यहाँ पर फिशिंग बैन कर रखी थी। तो जिसके चलते यहाँ पर श्रीलंका के फिशरमैन तो आते ही नहीं थे, तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन ही फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग करते थे। तो उसकी वजह से जो इंडियन फिशरमैन है वो बहुत ज़्यादा फिशिंग करते थे, उनको ज़्यादा फिशेज मिल भी जाती होंगी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर श्रीलंका ने बैन हटा दिया तो उसके बाद श्रीलंका के फिशरमैन भी वहाँ पर फिशिंग करने लगे, जिसकी वजह से ये सब देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो एज अ रिजल्ट इन 3 डेकेड्स द नंबर ऑफ इंडियन वेसल्स मोर देन ट्रेबल। तो यहाँ पर जब से श्रीलंका ने बैन लगा रखा था ड्यू टू सिविल वॉर कि यहाँ पर कोई फिशिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो इंडियन वेसल्स है वो वहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगे और वहाँ पर जो इंडियन फिशरमैन है वही फिशिंग करने लग गए थे। लेकिन जब श्रीलंका ने 2009 में ये बैन को लिफ्ट कर दिया एंड इट्स बोट्स एंड क्रूज डिमांडिंग देयर शेयर ऑफ द सी, तो वहाँ के जो फिशरमैन है वो भी यहाँ पर फिशिंग करने लगे, जिसकी वजह से जो इंडियन फिशरमैन है उनको उतनी फिशेज नहीं मिलती थी। और इसी डेस्परेशन के चलते यहाँ पर जो इंडियन फिशरमैन है वो यहाँ पर IMBL को क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बाउंड्री उसको क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो श्रीलंका की नेवी है वो उनको डिटेन कर लेती है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को यहाँ पर वो वॉयलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो श्रीलंका है वो उनको डिटेन कर लेता है। तो यही एक इशू है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, वीविंग अ सेफ्टी नेट। तो यहाँ पर ई श्रम पोर्टल की बात की गई है। अब रिकवरी हो तो रही है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के लिए अभी रिकवरी नहीं हो रही। इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी अभी भी इनकम लेवल वो नहीं हुआ है जो कि यहाँ पर पैंडेमिक से पहले था। तो द कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे बाय CMIE also shows that most households perceive their current incomes as lower than their incomes 2 years ago। तो जो उनकी इनकम 2 साल पहले थी उतनी उनकी अभी तक नहीं हो पाई है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो भी यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके बाद यहाँ पर ई श्रम पोर्टल आया और इनका रजिस्ट्रेशन किया गया। दूसरी बात ऑथर ने ये बोली है, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ज़्यादातर यहाँ पर सिर्फ 4 स्टेट से ही हुआ है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और जो पेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वो काफ़ी तेज़ है, लगभग 120 मिलियन वर्कर्स यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी इनके लिए जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसके लिए कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है जो कि होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पर 2 स्कीम्स को छोड़कर किसी भी स्कीम के लिए स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। तो यहाँ पर 2 स्कीम्स की बात की गई है और बाकी किसी के लिए भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो मनरेगा और NFSA के अलावा किसी के लिए भी यहाँ पर स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। तो ऑल अदर स्कीम्स आर नॉन स्टैट्यूटरी एंड कैरी डिफरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एज ये होनी चाहिए, स्टेटस ये होना चाहिए, BPL लाइन में यहाँ होने चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर आपको इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये क्राइटेरिया अलग अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो भी स्कीम्स है उनका यूनिवर्सलाइजेशन कर देना चाहिए। तो एनी ब्लूप्रिंट फॉर यूनिवर्सल सोशल इकोनॉमिक प्रोटेक्शन विल हैव टू फर्दर कंसिडर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इन द एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट फंड्स। अब यहाँ पर जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर फंडिंग मैकेनिज्म के लिए सिर्फ यहाँ पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए स्पेशल फंडिंग मैकेनिज्म की बात करता है, बाकी यहाँ पर फंडिंग मैकेनिज्म की बात की ही नहीं जाती। और अगर देखा जाए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए जो फंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बेसिकली डिक्लाइन हुई है। तो 2015-16 में लगभग 1.64% ऑफ द GDP हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 1.25% ऑफ द GDP है। उसके बाद यहाँ पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में स्टेट का रोल को बहुत कम कर दिया गया है। तो स्टेट्स इन इंडिया हैव प्लेड अ पिवटल रोल इन इनोवेटिंग एंड एक्सटेंडिंग सोशल प्लेटफॉर्म। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ स्टेट स्कीम्स। तो यहाँ पर स्टेट का जो स्कोप है वो भी बढ़ाने की जरूरत है। तो इट इज़ वर्थ रीइटरेटिंग दैट यूनिवर्सल राइट बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन। तो क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर जो इनफॉर्मल वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर यूनिवर्सल राइट बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है तो वो ऐसा ना समझे कि वो डोल दे रही, नहीं, वो डोल नहीं दे रही, उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करने की ज़रूरत है। तो दीज इंक्लूड रीस्ट्रक्चरिंग सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ऑन अ स्टैट्यूटरी बेसिस। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए कि आपको यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया रखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का यूनिवर्सलाइजेशन करने की जरूरत है। दिस विल ऑल्सो रिक्वायर, बाकी यहाँ पर स्टेट के रोल को बढ़ाने की जरूरत है, स्टेक होल्डर्स को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत है इन ऑल द स्टेज ऑफ द प्रोसेस। मोस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू बी प्रिपेयर टू प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हमें कम होता हुआ दिख रहा है कि सिर्फ 1.25% ऑफ GDP है, उसको यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको डोल की तरह ना समझा जाए, रादर देन एक इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जाए।
आगे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ही है, जो कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं, तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रिफॉर्म्स की बात की गई। पहला ये कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए सारे इलेक्शंस के लिए, विधानसभा के लिए, पंचायत इलेक्शंस के लिए और यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पर साल में 4 बार होगा, जो कि पहले सिर्फ 1 बार होता था। बाकी यहाँ पर आधार को इलेक्टोरल रोल से लिंक करने की बात की गई है। तो यहाँ पर 3 रिफॉर्म्स की बात की गई है। कॉमन इलेक्टोरल रोल की बहुत पहले से बात चल रही थी, तो यहाँ पर 2-3 कमीशन भी बनाई गई हैं जिन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं वो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज करता है। तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का अलग इलेक्टोरल रोल होता है और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अलग इलेक्टोरल रोल होता है। अब यहाँ पर दोनों के सेम होने चाहिए, जिसकी वजह से जो डुप्लीसिटी ऑफ एफर्ट्स है वो कम होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इन द कंट्री, द ECI दैट कंडक्ट्स द लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस एंड SECs दैट कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट करती है और यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन वो यहाँ पर पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। द SECs हैव द ऑप्शन ऑफ आइदर। अब यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका अपना इलेक्टोरल रोल भी हो सकता है और वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्टोरल रोल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट्स प्रेफर करते हैं कि वो अपना ही यहाँ पर इलेक्टोरल रोल को बनाएं, जिसकी वजह से यहाँ पर एफर्ट्स डबल हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलेक्टोरल रोल्स इज लेड डाउन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, कंसिडरिंग दैट अ वोटर फॉर ऑल 3 टियर्स ऑफ इलेक्टेड बॉडीज इज द सेम। अब वोटर तो सेम ही रहने वाला है तीनों इलेक्शंस के लिए, तो आप एक ही इलेक्टोरल रोल को भी तो यूज कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलेक्टोरल रोल रिक्वायर्स मैन पावर फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर जो स्कूल टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको ही यहाँ पर काम दिया जाता है कि आपको यहाँ पर इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना है। तो कॉमन इलेक्टोरल रोल विल ऑब्विएट द नीड फॉर डिप्लॉइंग देम रिपीटेडली। अब यहाँ पर एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इलेक्टोरल रोल बनाया जा रहा है तो फिर उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, फिर यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए बनाया जा रहा है तो फिर उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इसकी वजह से आप मैन पावर को यहाँ पर सेव कर सकते हो, जो कि उनको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली हुई है फ्रॉम आर्टिकल 243K एंड 243ZA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की लोकल बॉडी इलेक्शंस को ये कंडक्ट कराएंगे और ये अपना एक इलेक्टोरल रोल भी बना सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स अपना अलग इलेक्टोरल रोल बनाते हैं। द प्रपोजल टू लिंक इलेक्टोरल रोल्स विद आधार वॉज फर्स्ट मूटेड बाय द ECI। तो मैंने आपको बताया था, कल ही मैं बताया था मैंने आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2015 में आधार कार्ड को यहाँ पर वोटर ID कार्ड से लिंक करना शुरू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो आधार है वो वॉलंटरली है और उसको आप मैंडेटरी नहीं बना सकते। तो रूल दैट आधार कांट बी यूज एक्सेप्ट वॉलंटरली फॉर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में जजमेंट भी दिया। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे हम चलते हैं, माइंडिंग द कोर्ट रूम। अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गेव विंग्स टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज विजन। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री में उसको एडमिनिस्टर करेगा। तो यहाँ पर नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन की बात की गई, तो इसको लेकर यहाँ पर प्रपोजल भी भेजा गया लॉ मिनिस्ट्री को। और लॉ मिनिस्ट्री ने अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से तो अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको जल्द से जल्द इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रूट लेने लग गया, जब यहाँ पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूट से कोई जवाब नहीं मिला। तो सिंस अर्ली दिस ईयर द CJA हैज मेड मल्टीपल स्पीचेस ऑन द नीड फॉर एन नेशनल जुडिशियल infrastructure corporation to improve the quality of judicial infrastructure in the country. His office also sent a proposal on these lines to the law ministry rather than wait for the minister. तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट उसने वेट नहीं किया कि मिनिस्टर उनको रिप्लाई करेंगे थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव रूट। यहाँ पर जो CJI है और CJI के जो कलीग्स हैं उन्होंने यहाँ पर जुडिशियल रूट लेना शुरू कर दिया। तो वन कांट हेल्प बट गेट द इंप्रेशन दैट द कोर्ट इज ट्राइंग टू सिक्योर थ्रू द जुडिशियल रूट व्हाट इट इज अनलाइकली टू गेट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव नेगोशिएशन। तो अब हमें ये पता चल रहा है जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेगोशिएशन से नहीं कर पा रही है उसके लिए वो यहाँ पर जुडिशियल रूट ले रही है। तो द सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेजुअली टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेशन वो यहाँ पर हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट्स देखते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया पिछले कुछ टाइम से जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का भी एडमिनिस्ट्रेशन लेने की कोशिश करी, पावर को असर करने की कोशिश करी है। तो वाइल द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली वेस्ट द administration of the district judiciary, appointment, budgeting, daily running with the high courts and the state government। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन लेने की कोशिश करी। तो ओवर द लास्ट 3 decades द सुप्रीम कोर्ट इन अटर डिफाइंस ऑफ दिस स्कीम हैज ग्रेजुअली अनॉइंटेड इटसेल्फ द डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। तो यहाँ पर डिफरेंट केसेस में बताया गया है कि कैसे डायरेक्शंस इशू करके यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस के एडमिनिस्ट्रेशन को लेने की कोशिश कर रही है।
In several of the examples given above, the Supreme Court ends up summoning government officials and registrars of high courts to stand before them and provide explanations, while also claiming that the proceedings are non-adversarial. So in certain cases, judicial reform could be better served according to the author. जो judicial reforms हैं वो बिना सुप्रीम कोर्ट के भी सर्व हो सकते हैं, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को विड्रॉल करने की ज़रूरत है. इन सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव नेगोशिएशन से ये होने दिया जाए, और इसके लिए जुडिशियल रूट लेने की ज़रूरत नहीं है. आगे चलते हैं. जर्मनी मूव्स लेजिस्लेशन टू रिमूव बैन ऑन डॉक्टर्स एडवर्टाइजिंग अबॉर्शंस. अब यहाँ पर जो जर्मनी है उसकी सोशल पॉलिसी इतनी कोई खास नहीं है, बहुत ज़्यादा लिबरल सोशल पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर चांसलर चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर मिनिस्टर्स भी चेंज हुए, तो हो सकता है कि इनकी जो सोशल पॉलिसी वो और ज़्यादा लिबरल हो. तो जर्मनी जस्टिस मिनिस्टर सेज ही विल प्रेजेंट लेजिस्लेशन नेक्स्ट मंथ टू रिमूव फ्रॉम द कंट्रीज क्रिमिनल कोड अ बैन ऑन डॉक्टर्स एडवर्टाइजिंग अबॉर्शन. तो अभी तक कोई भी डॉक्टर अगर अबॉर्शन को एडवर्टाइज भी करता था तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाते थे, तो अब इस क्रिमिनल कोड को हटाने की बात की गई है. वन ऑफ सेवरल मोर लिबरल सोशल पॉलिसीज दैट द न्यू गवर्नमेंट प्लान्स. तो 2019 में भी बात की गई थी कि ये जो क्रिमिनल कोड लगाया जाता है उन डॉक्टर्स के ऊपर जो कि यहाँ पर अबॉर्शंस को एडवर्टाइज करते हैं वो हटा देना चाहिए, लेकिन उस समय जो चांसलर थी वो मर्कल थी, तो उनकी गवर्नमेंट ने फिर ऐसा किया नहीं. Many women who wrestle with themselves on the question of an abortion. अब किसी भी women को abortion के बारे में कुछ जानना होता तो वो बेसिकली वो गूगल पे जाकर ही सर्च करती है. तो इट कांट बी दैट फॉर ऑल पीपल द डॉक्टर्स हु आर प्रोफेशनली बेस्ट क्वालिफाइड. तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स बेस्ट क्वालिफाइड है उनको यहाँ पर abortion के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो वो यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन से जो women है वो हेल्प हो सकती है उनको. लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए बैन लगा रखा था कि वो यहाँ पर अपने एडवर्टाइज नहीं कर सकते abortions को. तो अदर चेंजेस टू सोशल पॉलिसी प्लान बाय द न्यू गवर्नमेंट कोalition इंक्लूड स्क्रैपिंग. इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा लॉ यहाँ पर स्क्रैप करने की बात की जा रही है वो ये है कि जो जर्मनी में ट्रांससेक्सुअल पीपल हैं, अगर उनको यहाँ पर अपना जेंडर चेंज कराना होता था तो उससे पहले उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता था. उसके बाद कोर्ट से उनको डिसीजन लेना पड़ता था कि कोर्ट एक डिसीजन देगा कि ठीक है आप अपना यहाँ पर जेंडर चेंज करा सकते हो. तो इन सारी पॉलिसीज़ को और ज़्यादा लिबरल बनाने की बात की गई है. अब जो इजराइल है वो यहाँ पर 4th डोज देने की बात करें तो इजराइल इज थॉट टू बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव अ 4th डोज ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन. तो यहाँ पर 2 डोजेज दे चुका, उसके बाद यहाँ पर बूस्टर डोज भी दे चुका, अब यहाँ पर 4th डोज दिया जाएगा बाय द इजराइल. अ गवर्नमेंट पैनल इज रिटेन जापान्स मेल ओनली इंपीरियल सक्सेशन. अब जापान में यहाँ पर जो भी रॉयल सक्सेशन होता है वो सिर्फ यहाँ पर मेल ओनली होता है. इसके अलावा जापान में कोई भी उनके, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोई विमेन थी उन्होंने यहाँ पर कॉमनर से शादी कर ली थी तो उनको यहाँ पर लीनियज से बाहर कर दिया गया और उनका जो रॉयल टाइटल है वो भी ले लिया गया. तो ऐसा किया जाता है जापान में और इन्होंने इस सिस्टम को अभी रिटेन करने की बात की. तो गवर्नमेंट पैनल हैज रिटेन जापान्स मेल ओनली इंपीरियल सक्सेशन सिस्टम डिस्पाइट अ शार्पली श्रिंकिंग नंबर ऑफ द मैन इन द रॉयल फैमिली. आगे चलते हैं. अब हांगकांग जो है वो ब्रिटेन ने चाइना को दिया था अंडर 1 कंट्री 2 सिस्टम्स. 1997 में ब्रिटिश ने हैंड ओवर किया था हांगकांग को चाइना को कि जो हांगकांग होगा वो यहाँ पर ऑटोनॉमस रीजन की तरह रहेगा. लेकिन चाइना ने उसके ऊपर लॉज लाना शुरू कर दिए, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आया. फिर यहाँ पर जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ बहुत कम ही लोग डायरेक्टली इलेक्ट होंगे और ज़्यादातर यहाँ पर जो चाइना के लॉयलिस्ट होंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिर्फ उनको यहाँ पर रखा जाएगा. इसके अलावा वही इलेक्शन लड़ सकता है जो कि यहाँ पर पेट्रियट है. पेट्रियट का मतलब ये है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसके लिए वहाँ पर वो लॉयल है. तो चाइनीज लीडर शी जिनपिंग ऑन वेडनेसडे एंडोर्स हांगकांग्स फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हेल्ड अंडर न्यू लॉज इंश्योरिंग दैट ओनली पेट्रियट्स हु हैव शोन लॉयल्टी टू द बीजिंग could run as candidates. यहाँ पर एक टर्म है मवलावी गिवन टू दोज रिस्पेक्टेड फॉर देयर रिलीजियस नॉलेज. तो ये मवलावी टर्म. आगे हम चलते हैं पर्सनल लॉज इन मैरिज. तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर जो विमेन की लीगल एज है मैरिज की वो यहाँ पर 18 से बढ़ाकर 21 की जा रही है. व्हाट डज द अमेंडमेंट प्रपोज. अब अमेंडमेंट क्या क्या प्रपोज करते हैं तो यहाँ पर जो चाइल्ड है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जो भी 21 साल से कम है वो यहाँ पर चाइल्ड होगा अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट. तो फर्स्ट द लॉ proposes to increase the minimum age of marriage for a woman by amending the definition of a child in section 2A to mean a male or female who has not completed 21 years of age. तो यहाँ पर चाइल्ड उसको डिफाइन किया गया जो कि 21 साल से कम है. सेकंड, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द विंडो फॉर अ चाइल्ड. तो अब यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं वो इलीगल तो होती हैं पर वो वॉइड नहीं होती. वो इलीगल होती हैं पर वो वॉइड नहीं होती, पर वो वॉइडेबल होती हैं. अब वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई पटिशन फाइल कर देता है तो उस मैरिज को यहाँ पर जो कोर्ट है वो वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. तो सेकंड, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द विंडो फॉर अ चाइल्ड टू फाइल अ पिटिशन टू डिक्लेयर अ चाइल्ड मैरिज वॉइड अंडर द लॉ. चाइल्ड मैरिजेज ऑल्दो इलीगल, तो चाइल्ड मैरिजेज इलीगल होती हैं लेकिन वो वॉइड नहीं होती पर वॉइडेबल हो सकती है अगर यहाँ पर कोई पिटिशन फाइल कर देता है. अब यहाँ पर जो पिटीशन फाइल करने की विंडो थी उसको बढ़ा दिया गया है. तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज में अमेंडमेंट किया जाएगा तो यहाँ पर जो विंडो उसको बढ़ा दिया गया है. तो पिटीशन अंडर दिस सेक्शन मे बी फाइल्ड एट एनी टाइम बट बिफोर द चाइल्ड फाइलिंग द पिटीशन कंप्लीट्स 2 years ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी.
आफ्टर दैट द मैरिज वुड बी डीम्ड वैलिड एंड द कपल कैन फाइल फॉर डिवोर्स। अब वॉइड का मतलब ये होता है जो मैरिज है वो एट द फर्स्ट प्लेस मानी ही नहीं जाएगी कि मैरिज कभी हुई थी। द बिल प्रपोजेस टू एक्सटेंड दिस विंडो। अब इस विंडो को यहाँ पर 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सिंस द एज ऑफ मेजोरिटी इज 18, तो यहाँ पर 23 साल तक कोई भी यहाँ पर फाइल कर सकता है और 23 साल के अंदर अंदर तक यहाँ पर जो मेजोरिटी है, यहाँ पर जो मैरिज है उसको यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और अंटिल 2 years आफ्टर रीचिंग द न्यू मिनिमम एज ऑफ मैरिज, तो यहाँ पर 21 के बाद 2 साल और मान लो तो 23 साल तक यहाँ पर अगर कोई भी पिटीशन फाइल कर देता है तो यहाँ पर जो मैरिज है उसको यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पर नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज की बात की गई है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार अमेंडमेंट हो जाता है तो सारे पर्सनल लॉ, सारे कस्टम्स को ये यहाँ पर सुपरसीड कर जाएगा। तो थर्ड क्रूशियल चेंज प्रपोज्ड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज। दिस एसेंशियली क्लियर्स द डेक्स फॉर इक्वल एप्लीकेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसका मतलब ये है जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो सारे कस्टम, सारे पर्सनल लॉज को यहाँ पर सुपरसीड कर जाएगा। अब की आर्ग्यूमेंट क्या है गवर्नमेंट का मैरिज की लीगल एज को बढ़ाने का? तो वो यही है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इससे कम होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, न्यूट्रिशन लेवल्स अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन में स्टंटिंग और वेस्टिंग देखने को मिलती है वो भी कम देखने को मिलेगी। अब कंसर्न ये है कि इसकी वजह से शादियाँ तो होंगी, वो 21 साल से पहले होंगी शादियाँ, लेकिन वो इलीगैलिटी के चलते उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि पेरेंट्स को ये लगेगा इलीगल मैरिज है तो हम इसका रजिस्ट्रेशन ना कराएं। तो जिसकी वजह से जो मैरिजेज है वो अंडरग्राउंड होने लगेंगी। हैज़ द लॉ नॉट बीन अप्लाइड टू ऑल रिलीजन्स अर्लियर? तो इससे पहले क्या जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट था जिसमें यहाँ पर 18 साल से कम में शादी नहीं हो सकती थी, तो क्या इससे पहले वो पर्सनल लॉज को यहाँ पर सुपरसीड करता था? तो हर बार हमें अलग अलग जजमेंट देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2013 में बोला था नो इंडियन सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन कैन क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो यहाँ पर कर्नाटका जजमेंट में तो हमें ये देखने को मिला कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को प्रिवेल कराया गया है। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन ग्रांट की थी एक मुस्लिम कपल को जिसमें 17 साल की लड़की थी और 36 साल का यहाँ पर आदमी था। अब यहाँ पर जो 17 साल की लड़की है उसकी शादी को यहाँ पर लीगल माना गया क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें अगर प्यूबर्टी अटेन कर ली जाती है तो मैरिज को लीगल माना जाता है। प्यूबर्टी यहाँ पर माना जाता है कि 15 साल में अटेन हो जाती है, इसीलिए इस मैरिज को यहाँ पर लीगल माना गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पर्सनल लॉ है वो प्रिवेल किया ओवर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। लेकिन अब जब अमेंडमेंट आ रहा है तो ये क्लियर कर दिया गया है जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वही प्रिवेल करेगा ओवर ऑल द पर्सनल लॉज। अब इससे पहले कई बार हुआ है कि पर्सनल लॉ को यहाँ पर ओवर कर दिया है जो जनरल लॉ ने। फॉर एग्जाम्पल इन शबाना बानो वर्सेस इमरान खान द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम। यहाँ पर जो मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स्ड है वो सिर्फ यहाँ पर एक्सपायरी ऑफ इद्दत तक ही उसको यहाँ पर जो एंटाइटलमेंट है नहीं मिलेगा, वो उसको यहाँ पर तब तक के लिए मिल सकता है जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती है। तो फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत अंडर मुस्लिम लॉ द अवॉर्ड ऑफ द मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। तो यहाँ पर मुस्लिम लॉ को अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एंटाइटलमेंट है वो तभी तक मिलेगा जब तक यहाँ पर इद्दत का पीरियड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सिर्फ इद्दत की पीरियड तक नहीं, पूरे टाइम तक मिलेगा जब तक यहाँ पर वुमेन दूसरी शादी नहीं कर लेती है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया था केरला हाई कोर्ट से इवन दो द कोर्ट कैन ग्रांट अ डाइवोर्स और नलीफाई अ क्रिश्चियन मैरिज, लेकिन जो चर्च है वो दूसरी मैरिज को जब तक सोलेमनाइज नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर कोर्ट ने मैरिज को डिसॉल्व नहीं किया है। फिर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ऑल्दो मुस्लिम लॉ में यहाँ पर ट्रिपल तलाक हो सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। फिर 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो यहाँ पर मुस्लिम लॉ ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो यहाँ पर मुस्लिम लॉ है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उसको यहाँ पर सुपरसीड कर जाएगा। तो ऐसा बहुत बार। अब नेक्स्ट है केरलाज सिल्वर लाइन जो कि एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है तिरुवनंतपुरम से लेकर कसारगोड तक का, जो ट्रैवल टाइम है जिसकी वजह से 12 घंटे से कम होकर 4 घंटे तक का हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट आर टेकिंग प्लेस अक्रॉस केरलास अगेंस्ट सिल्वर लाइन, अ सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट दैट एनविसाजेस ट्रेन रनिंग एट 200 km/h बिटवीन द स्टेट्स नदर्न एंड सदर्न एंड्स। तो ये आप देख सकते हैं कसारगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम से, जिसकी वजह से जो ट्रैवल टाइम है वो यहाँ पर 12 घंटे से 4 घंटे तक हो जाएगा। अब प्रोटेस्ट इसीलिए देखने को मिल रहे हैं, प्रोटेस्टर्स का ये कहना है इसकी वजह से जो स्टेट है वो और ज़्यादा डेट में चला जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। तो समिति एंड ग्रीन एक्टिविस्ट एलिज दैट सिल्वर लाइन वुड कॉज ग्रेट एनवायरमेंटल हार्म एज इट्स रूट कट्स थ्रू प्रेशियस वेटलैंड्स, पैडी फील्ड्स एंड हिल्स। आगे चलते हैं। यहाँ पर टोकनाइजेशन की बात की गई। तो टोकनाइजेशन क्या होता है? तो बेसिकली जो एक्चुअल कार्ड और डेबिट डिटेल्स होती हैं, एक्चुअल क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स होती है, उसको किसी ऑल्टरनेट कोड से रिप्लेस करने को टोकन बोलते हैं। तो टोकनाइजेशन रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेट कोड
कॉल्ड द टोकन विच विल बी यूनिक फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड। तो जिसकी वजह से कभी यहाँ पर जो डेटा है वो लीक भी हो जाता है, तो ऐसे में ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स ना जाए, इसीलिए यहाँ पर टोकनाइजेशन को लेकर आया गया था। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर किसी और कोड से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको यहाँ पर टोकन रेफर किया जाता है। आगे चलते हैं, गोयल कॉल्स फॉर सिंगल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर किसी भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पैन नंबर, टैन नंबर, DIN नंबर। तो ऐसे में एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। तो आइडियाज लाइक अ सिंगल नंबर आर वेरी लॉजिकल राइट फ्रॉम आधार, टैन, पैन, डेन नंबर। वी हैव सो मेनी नंबर, सो वी कैन नॉट ब्रिंग इन समथिंग लाइक एन अमेरिकन सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है और उसी से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो इतने सारे आइडेंटिफिकेशन ना हो, सिर्फ एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर से यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो ये होना चाहिए। तो ये बस एक रिफॉर्म की बात की गई है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।